नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। खबरों की शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज के साथ करेंगे। देश में आज कोरोना के सबसे कम मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 28,204 कोरोना के मामले आए हैं। 147 दिन में कोरोना के ये सबसे कम मामले दर्ज हुए हैं। देश में सिर्फ, अब आपको बता दें, 3,88,508 कोरोना के एक्टिव मामले बचे हैं। राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट में भी लगातार इजाफा हो रहा है। रिकवरी रेट 98% पहुंच चुका है और 147 दिनों में पहली बार ऐसा हुआ है जब सबसे कम आंकड़े दर्ज किए गए हों। 28,000 के करीब पिछले 24 घंटे में मामले दर्ज हुए हैं और देश में कोरोना के सबसे कम केस सामने आने के बाद थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन खतरा नहीं टला है। और अब आपको सीधा ताज पैलेस लेकर चलते हैं, जहां पर गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा मीडिया को बात कर रहे हैं। आपने शायद पहली बार आपने मुझे बताया था, शायद जब एशियन गेम्स का फ्लैग बेयरर बनाया गया था, तो आपका सबसे पहले मैसेज आया था मुझे और बहुत ही खुशी हुई थी सर आपका मैसेज देख के। Can I see her hand go up, please? Right at the back. Andrew Amson, I think that is, if I'm not mistaken. Yeah. From Linux. Hi, Andrew here. Andrew जी। नीरज जी, अब वहाँ जब थे आपके इंटरव्यू में आप कह रहे थे मुझे अभी पता नहीं है, मतलब गोल्ड तो जीत लिया, मतलब मेरे को पता नहीं मैंने क्या कर दिया है। अब जब आए थे यहाँ पर कल, जो इतनी भीड़ जमा हुई थी, अब समझ आ रहा है कि क्या मैग्नीट्यूड है, मतलब कितना बड़ा लेवल का चीज़ है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे एक मेरा सपना था, मतलब मेरा नहीं, कोई दुनिया कोई भी एथलीट है, मैं सिर्फ इंडियन एथलीट की बात नहीं करता, शायद दुनिया का कोई भी एथलीट है, उनका सपना होता है कि ओलंपिक में मेडल जीते हैं। और गोल्ड तो एक, मतलब गोल्ड से ऊपर कुछ है नहीं, तो मेरा गोल्ड आया और मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था सच बताऊं तो, क्योंकि मेडल के लिए मैंने ट्रेनिंग की थी, लेकिन जो वर्ल्ड में जो कंपटीशन चल रहा था वो बहुत ही टफ चल रहा था और बहुत अच्छे अच्छे थ्रोअर थे वहाँ पे, तो मेडल के लिए हमारी पूरी तैयारी थी। लेकिन वहाँ पे उस दिन मैं परफॉर्मेंस दे सका ठीक से और मेरा वहाँ पे गोल्ड आया, तो मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा था, क्योंकि एक जैसे सपने में जी रहा था। मुझे लग रहा था कि कहीं ये सपना तो नहीं है, और जब भी मैं गोल्ड को देखता था फिर लगता था कि नहीं यार, जीत तो रखा मेरे पास ही है। पर जब मैं इंडिया आया तो एक बिल्कुल माहौल अलग था, और कल पता लगा कि हाँ यार, कुछ तो ऐसा देश के लिए किया है कि आज इतना सम्मान मिल रहा है। थैंक यू नीरज, थैंक यू एंड्रू। सबी हुसैन फ्रॉम द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये मेरे बिल्कुल सामने है। तो आगे कैसे मुझे लगता है कि एक और टाइटल है वर्ल्ड चैंपियनशिप का, जो मैडम के पास है, अंजू जोर जी के पास, तो वो और करना है, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप भी एक बहुत ही बड़ा एक एथलेटिक्स के अंदर बहुत जबरदस्त कंपटीशन होता है। मुझे लगता है कि वो ओलंपिक से भी ज्यादा टफ जाता है कई बार, तो सबसे अगला टारगेट वो है। और फिर एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, मुझे लगता है कि एक बार मेडल जीतना उसमें हमें सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, हमको कोशिश करनी चाहिए कि दोबारा भी उसको दोहराएं। तो अगले साल एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, तो मैं कोशिश करूंगा दोबारा से, फिर जो पीछे जीते थे दोबारा से फिर मैं वैसे ही मेडल जीतूं। नो थैंक यू। जसप्रीत एट द बैक, timesofIndia.com. Hi everybody, and congratulations Neeraj, congratulations Kamal for a wonderful feat, and you made us really proud. I have a couple of questions, one to Neeraj and one to कमल। नीरज, मैं आपसे पहले पूछना चाहूँगा, आपने लास्ट थ्रो जो था आपका 6th थ्रो, उसके बारे में आपने कुछ बोला था कि मैं एकदम ब्लैंक हो गया था, क्योंकि शायद आपको मालूम था कि शायद क्या कंफर्म ही था कि गोल्ड हो चुका है, बट उस रनवे पे जो आपकी माइंडसेट था उस टाइम पे, क्योंकि आपको मालूम था बैक ऑफ द माइंड के गोल्ड हो चुका है, उसको अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में तो बहुत अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि लास्ट थ्रो में मुझे पता लग गया था, उससे पहले मैं फिर भी थोड़ा कोशिश कर रहा था कि मैं अपना एफर्ट लगाऊं, जो कि मैं ज़्यादा एफर्ट लगाने के चक्कर में मेरी सारी थ्रो खराब हो गई सेकंड थ्रो के बाद, क्योंकि जैवलिन है जो काफ़ी टेक्निकल इवेंट है, और अगर थोड़ा सा भी टेक्निक इधर उधर हुई तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो वही मेरे साथ हुआ कि मैं अपना बेस्ट करने के चक्कर में, और मुझे लग रहा था कि हाँ आज सब ठीक है, वेदर अच्छा है, फीलिंग अच्छी है, तो मैं अपना बेस्ट कर सकता हूँ और शायद 90 के पार भी कर दूँ, लेकिन वो नहीं हो सका क्योंकि कहीं ना कहीं टेक्निक में कमी रही। लेकिन लास्ट थ्रो में जब मुझे पता लगा कि हाँ मेरा गोल्ड कंफर्म हो गया है और
मैं जब थ्रो करने के लिए जा रहा था तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। वैसे मैं जब रनवे पे खड़ा होता हूँ तो मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेट थ्रो में होता है, लेकिन उस टाइम जो था एक माइंड में एक चीज आ रही थी कि गोल कंफर्म हो गया। मैं ऐसे फ्लो में भागा और मैंने थ्रो कर दिया, लेकिन वो थ्रो जो बीच में सारी थ्रो थी उनसे काफी अच्छा था, वो शायद 84 कुछ था। तो बस वो फ्लो में किया मैंने, कुछ ज्यादा उसमें ऐसे माइंड में नहीं था कितना एफर्ट लगाना है। और वापस आके जब गाड़ियां चेस कर रही थी आपको Jaspreet, सारी, तो आपको जस्ट वन लास्ट नो फॉलो अप प्लीज। Okay. नॉट, वी डोंट हैव इनफ टाइम। कमल आप आंसर करेंगे उनके साथ। आपको राखी मैम गाइड भी कर रही थी, स्टैंड्स में वो फोन कर रही थी और कोचेज आपको गाइड कर रहे थे। तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि उस मोमेंट पे क्या आपको इंस्ट्रक्शंस आ रही थी क्वालिफाइंग? परफॉर्मेंस अपना वहाँ पे नहीं दे पाएंगे, तो मेंटली और फिजिकली दोनों ही बहुत फिट थे इस बार। इसलिए मतलब कई बार आपने देखा होगा कि वुमेन हॉकी टीम हार गई थी, मैन हॉकी टीम भी हार गई, लेकिन फिजिकली भी और मेंटली भी वो बहुत स्ट्रांग थे, उनकी टीम बहुत स्ट्रांग थी। तो वो उन्होंने फिर दोबारा बहुत अच्छा कमबैक किया। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट रहा अपने इंडिया के लिए, और मुझे लगता है कि आने वाले ओलंपिक्स में या गेम्स में और बेटर होगा इससे। थैंक यू नीरज, थैंक यू जावेद। फैसल एंड देन कन्नन। Hi Neeraj, this is Faisal from Agency France Press. Congratulations to all of you. Neeraj, you've been the star. Can you talk about, आप अपनी कोचिंग के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? डॉक्टर क्लॉज ने जो आपको कोचिंग दी उससे आपको फायदा हुआ? कितना मुश्किल था कोच हॉर्न से स्विच करना डॉक्टर क्लॉज की कोचिंग? जी देखो, ये जितना मैंने कोच हुए उनके साथ काम किया, वो भी मेरे लिए मैं मानता हूं कि मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, वो भी मेरे लिए बहुत एक अच्छा रहा, क्योंकि उस साल मैंने कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में गोल्ड जीता। और जो ट्रेनिंग चल रही थी, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो टेक्निक है और जो ट्रेनिंग जो स्टाइल है उनका थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन साथ में क्लाउज भी थे, क्लाउज बार्टोनिज, और उनके साथ मैंने थोड़ी देर ट्रेनिंग की, तो मुझे लगा कि इनका ट्रेनिंग प्लान जो है मेरे साथ बहुत अच्छे से हो रहा है। और फिर बस मैंने कोच हुए उनसे बात की और उनको बताया कि मैं कोच क्लाउज बार्टोनिज के साथ ट्रेनिंग करना चाहता हूं, और उन सर ने बाकी सभी जो एथलीट से, अनु रानी, शिवपाल सिंह, राजेंद्र सिंह, उनको ट्रेनिंग करवा रहे थे, और मैं और रोहित यादव हम बड़े आराम से क्लाउज बार्टोनिज के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। और उनका जो ट्रेनिंग प्लान है मुझे बहुत सूट कर रहा है। जो वो ट्रेनिंग प्लान बनाते हैं वो एक एथलीट की बॉडी को देख के और एथलीट को कैसे वर्कआउट की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात उनके पास बहुत ही पुराना एक्सपीरियंस है, वो बहुत एथलीट्स के साथ काम भी कर चुके हैं, अलग अलग कंट्री में काम कर चुके हैं, उनका था वो बहुत काम आया है। तो मैं थैंक यू करता हूँ फेडरेशन का कि उन्होंने उनको बुलाया और इतनी वो हमको सिखा रहे हैं, और आज हम गोल्ड मेडल जीत के आए। थैंक यू। कन्नन। नीरज, पास में रखना। हेलो, यस। नीरज, मेरा एक सवाल है। कई एथलीट वर्ल्ड में, खासकर टेनिस जैसे स्पोर्ट में, टोक्यो जाने के पहले उन्होंने निर्णय लिया नहीं जाएंगे। मैं रिपीट करता हूं, कई एथलीट टोक्यो नहीं गए, विदेश के एथलीट, खासकर टेनिस जैसा स्पोर्ट में और एक और स्पोर्ट में भी, कोरोना के डर में नहीं गए टोक्यो। आप इंडिया से यूरोप गए, ट्रेनिंग किया आपने, और फिर आप टोक्यो पहुंचे। रोज सुबह आपका सलैवा एंटीजन टेस्ट कोरोना के लिए, उसके बाद डोप टेस्ट। ये किस तरह से एक एथलीट के माइंड में प्ले करता है? कुछ बताएंगे कि कैसा था मेंटली कि रोज सुबह ये टेस्ट देना है, रोज सुबह वो टेस्ट देना है, उसके अलावा जो असली परीक्षा है वो मैदान में? डोप टेस्ट तो जी मतलब ऐसे हम गेम्स में जाते हैं तो वो कभी भी किसी टाइम भी आके ले लेते हैं, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि 3 बार उन्होंने बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग मुझे उठाया, और मैं स्वीडन से डायरेक्ट मैं टोक्यो गया था, और वहाँ से 7 घंटे का कुछ ऐसा डिफरेंस था टाइम का। तो टोक्यो जो है स्वीडन से आगे था, तो बहुत एक मुश्किल हुई सोने में वहाँ से
7 घंटे का डिफरेंस था, तो हम सो नहीं पाए टाइम पे और लेट सोते थे और सुबह फिर वो जल्दी उठा लेते, तो थोड़ा सा वो मुश्किल तो था, लेकिन फिर हम दिन में वो रिकवरी अपनी पूरी कर लेते थे। कोशिश करते थे कि दिन में थोड़ा अच्छे से रेस्ट करें, लेकिन कोरोना का तो वो सिर्फ हमारे। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, आप अभी सुनेंगे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान का उन्होंने आज आगाज किया। प्रसन्नता का विषय है कि आज भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक बहुत पवित्र अभियान का शुभारंभ कर रही है। वह है स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान। स्वास्थ्य स्वयंसेवक की क्या भूमिका हो सकती है, यह मैं बहुत नजदीक से समझ सकता हूं, क्योंकि कोरोना की पहली लहर के बाद जब दूसरी लहर आई थी तो उस समय हम लोगों ने इस प्रकार के वॉलंटियर्स हर गांव में निगरानी समिति के रूप में तैनात किए थे। पहली लहर के बाद दूसरी लहर ज्यादा संक्रमण की थी, आक्रामक थी, और उस समय प्रत्येक नागरिक की जान को बचाना, उनके जीवन को बचाना, यह महत्वपूर्ण था। हम सब जानते हैं कोरोना एक वैश्विक महामारी है और इस सदी की सबसे बड़ी महामारी भी। किसी भी प्रकार की महामारी में बचाव सर्वोत्तम उपाय हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर बीमारी आ गई तो स्वयं का बचाव करते हुए दूसरों को बचाने का कार्य करना। और उस समय मैंने इस बात को महसूस किया कि अगर हम निगरानी समितियों की 72,000 टीमें, जिसमें प्रत्येक टीम में 10 से 12 लोग थे, इसमें लोकल ग्राम प्रधान, ग्रामीण क्षेत्र में आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, एएनएम और अन्य पंचायत और राजस्व से जुड़े हुए कर्मियों को लेकर के 12 सदस्यीय टीम ग्रामीण क्षेत्र में, और ऐसे ही 10 सदस्यीय टीम नगरीय क्षेत्रों के प्रत्येक वार्ड में पार्षद की अध्यक्षता में घर घर का सर्वे करना, स्क्रीनिंग करना, लक्षण युक्त व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध करवाना, ये सभी कार्य कर रही थी। उसके बहुत अच्छे परिणाम रहे। प्रदेश की आबादी, देश की आबादी में की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक आबादी का राज्य है। 24 करोड़ से अधिक की आबादी उत्तर प्रदेश की है, और 24 करोड़ की आबादी के इस प्रदेश में आज अगर आप देखेंगे, हमारे यहां कोरोना के कुल 545 एक्टिव केस रह गए हैं। यानी उत्तर प्रदेश की आबादी से कई छोटी आबादी के राज्यों में कई गुना ज्यादा है। संक्रमण भी ज्यादा है, एक्टिव केस भी ज्यादा है, और प्रतिदिन पॉजिटिव केसेस भी बहुत ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ी आबादी का राज्य आज किस तरीके से कोरोना प्रबंधन में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के हेल्थ वर्कर्स ने, कोरोना वॉरियर्स ने जो भूमिका निगरानी समितियों का मार्गदर्शन करके किया है, आज उसका परिणाम हमारे सामने इस रूप में है। और अब आगे बढ़ने से पहले नजर ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने आपसे कुछ देर पहले मीडिया को संबोधित किया, और अभी वहां पर फिलहाल प्रोग्राम्स चल रहे हैं, आपको सीधा लेकर चलते हैं। मैं बोलना चाहूंगा कि अपने यहाँ पे लोग कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि हमारे इंडिया का एथलीट है और हमने गोल्ड जीत लिया है। आप बोल रहे थे कि नहीं हरा पाएगा नीरज हमको, तो मुझे बोल रहे थे अपने जो देश के लोगों को, उस एथलीट को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि वो, मैं खुद उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि अब हम अपने देश के साथ साथ जो दूसरे देश के एथलीट्स हैं, हम सब कुछ समझे, स्पोर्ट्स को समझे कि स्पोर्ट्स क्या चीज़ है, और सबसे पहले रिस्पेक्ट होती है, हम उसको रिस्पेक्ट दें, क्योंकि मुझे लगता है कि एक आपस में मिलकर चलना बहुत ही जरूरी है।
और मैं यही बोलना चाहूँगा कि उनके बारे में कि कहीं ना कहीं उनका शायद दिन नहीं था या फिर वो बहुत ज़्यादा उन्होंने कंपटीशन खेल लिए थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस दी, उनमें लास्ट तक जो उनकी फॉर्म थी वो कहीं ना कहीं उनकी टेक्निक थी वो उनको नहीं पकड़ पा रहे थे। पर मैं चाहूँगा कि उसको उस एथलीट को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए क्योंकि एक वो बहुत अच्छा एथलीट है। Thank you, Neeraj. Thank you very much. Before we come to the end of this, Dr. Chaudhary has helped me with a small list of people to thank. One is Taj Palace for putting this function up. So thank you very much, Taj Palace, for this. And the other is Shiv Naresh, who has been with the Athletics Federation for the longest imaginable time and has done well. तो आपको बता दें, संसदीय दल की आज बीजेपी की बैठक थी और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सभी लोगों को अपने क्षेत्रों में खेलों को लेकर कार्यक्रम कराना होगा और इसे बढ़ावा भी देना चाहिए। साथ ही सभी ओलंपियन का खड़े होकर अभिवादन करें। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये बड़ी बात कही गई, ओलंपियन का खड़े होकर अभिवादन करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अपने अपने क्षेत्रों में स्पोर्ट्स को अब बढ़ावा दे ताकि आगे आने वाले दिनों में और मेडल हम ला सके। बीजेपी संसदीय दल की बैठक थी जिसमें तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो शामिल हुए। इसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलों को लेकर कार्यक्रम होने चाहिए और ये भी कहा कि स्पोर्ट्स को अब धीरे धीरे बढ़ावा देना है। सभी सांसदों को अपने क्षेत्र में स्पोर्ट्स को लेकर बढ़ावा देना है और ओलंपियन का खड़े होकर सभी सांसदों को अभिवादन करना है। अपने क्षेत्र में स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा दें।